दिमाग है कि तुम्हें कैसे सोचना है। यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, ठीक है। तो हम ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ा है, रिटन है, और इसके फादर कौन है, कितनी समितियाँ हैं, ये वाले सारी चीज़ें बोलते हैं। हम लोग इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हम देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे हो, यानी कि इसका विकास कैसे हो, यानी कि हम वो सारे एक्ट्स पढ़ेंगे 1947 के पहले, ये प्रीवियस में, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा पार्ट में इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी कि इसके आप बोलो कि कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारे यहाँ पे संविधान। अब अगर आप संविधान को देखो तो संविधान क्या है, ये सबसे बड़ा लिखित कानून है हमारे देश का, हम हमारे देश का लिखित कानून इसे बोल रहे हैं। और ये क्या है, एक आपके डिफरेंट विधियों का संरचना है, ठीक है, जो कि हमें बहुत सारे चीजों को कंप्राइज किया हुआ था कि एक अगर राज्य है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या एक भूभाग होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, मैंने उसको बोला था कि उसमें संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एक एरिया होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें किसी भी अगर आपको बोलना है कि वहां पे संविधान है तो इसका मतलब एक राज्य को राज्य कहने के लिए ये सारी चीजें उसमें होनी ही चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए बताइए, उसमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, एक क्षेत्र का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कहां पे हम राज करें, पूरी दुनिया पे थोड़ा राज कर सकते हैं, ऐसा तो इज नॉट पॉसिबल। एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, किसके ऊपर राज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप तीसरे नंबर पे बोल सकते हो वहां पे एक सरकार होनी चाहिए, सरकार यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सब कोई अगर अपनी मनमानी करे तो वो तो सीमित रहेगा नहीं, वो तो प्रॉपर रहेगा नहीं, वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो राज्य होने लायक अपने सारे डिसीजंस ले सके। इसीलिए मैंने आपको तब भी बोला था और मैंने अभी बोला कि संप्रभुता किसी राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आज आप करंट अफेयर्स में देखोगे कि रिसेंटली यूएन ने बोला था कि आपके साथ केजरीवाल वाला जो केस हुआ था, ये सारी चीजें, इवन जितने भी केसेस हो रहे हैं नाउअडेज, आप आवर एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि हम संप्रभुता, हमारे पास सोवरेनिटी है, राइट, कि हम अपने एक्सटर्नल डिसीजंस हम दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे राज्य के साथ क्या व्यवहार करेंगे, हमारे देश में कैसी नीतियां होंगी, हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसे होंगे, हमारे डिसीजंस कैसे होंगे, ये सब लेने की जो शक्ति है वो मेरी खुद की है, दूसरा कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता और दूसरा कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। क्लियर है? तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके किसी भी स्टेट को या किसी भी राज्य को राज्य कहने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए। राज्य हम किसे कहते हैं, राज्य हम किसे कहते हैं, क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट लेवल पर जब हम संविधान पर आते हैं तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। अगर हम आपको इसके हिसाब से बोले, एक भारत के संविधान के हिसाब से बोले कि ये सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, यहाँ पे कानून है। ये कानून संविधान बनाया क्यों गया है, क्योंकि जब हम कह देंगे कि ये राज्य है तो उस राज्य को चलाने वाली सरकार होगी, लेकिन सरकार भी तो अपने से ही तो बना नहीं सकती ना, क्योंकि सरकार के अंदर एक पॉपुलेशन है, बड़ा लंबा चौड़ा सा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को एक नियमबद्धता देनी पड़ेगी, उस पॉपुलेशन को एक वे देना पड़ेगा चलाने के लिए एक। तो इसका मतलब है संविधान जो है उस पॉपुलेशन के ऊपर विश्वास क्रिएट करता है, उसकी जरूरतों को कंप्लीट करता है, इसीलिए संविधान में मूल कर्तव्य बताए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, मूल अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, सारी चीजें संविधान में बताई गई, इवन उन लोगों के लिए भी बताए गए हैं जो इन गवर्नमेंट को चलाएंगे, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम संविधान के जो प्रॉपर्टीज में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास भाग है, हमारे पास क्या है, अनुसूचियां हैं, और हमारे पास क्या है बताइए, अनुच्छेद है, यानी कि हमारे पास शेड्यूल्स है, हमारे पास आर्टिकल्स है, और हमारे पास क्या है, पार्ट्स है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास पार्ट्स है, इसका मतलब पार्ट्स में हम क्या बताते हैं, पार्ट्स में हम क्या करें, देखिए पार्ट्स में जब हम पूरे संविधान को लेते हैं, अब मान लीजिए कि हम संविधान के कार्यपालिका पार्ट को डिसाइड कर रहे हैं, या हम मान लीजिए कि जो इंडिया की नागरिकता है, लोगों की जो नागरिकता है, लोगों की जो सिटीजनशिप है, उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो पार्ट क्या होगा कि एक समान जितने भी विषय होंगे, एक समान जितनी भी प्रवृत्तियां या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उन सभी को क्या है इस पार्ट में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनमें समान विषयों से रिलेटेड क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे, नियमावली होंगी, विधियां होंगी, कानून होंगे, क्लियर है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो हम कहेंगे मूल संविधान जो था उसमें आपके 22 पार्ट्स थे या 22 भाग थे, लेकिन अभी जो वर्तमान करंट जो हमारा संविधान है उसमें कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं, याद रखिए, ठीक है, उसमें कितने हैं, 25 पार्ट्स या 25 भाग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस राज्य का जो प्रशासनिक भाग है, जो सरकारी ढांचा है,
ढांचा भी तो है ना सरकार क्या है, हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, फिर हम ये कहेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 अलग-अलग भाग हैं। तो ऑल दिस सारे ढांचे जो है एक जगह पर अनुच्छेदों के हिसाब से उनको लिस्टिंग की जाए तो ये हमारे भाग में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनुसूचियां हैं। इसमें डालूं अनुसूचियां या स्केल्स। देखिए जब हमारे पास कुछ अतिरिक्त जानकारियां देनी पड़े या अतिरिक्त कोई किसी चीज से लिस्टिंग देनी पड़े या अतिरिक्त कोई विषय सूची देनी पड़े तो हम सूचियां बनाते हैं। याद करिए हम लोग जब डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े तो हम बोलते थे कि ये 8वीं अनुसूची में है, ये 10वीं अनुसूची में है। और फिर हम लोग याद करिए जब हम लोग पढ़ते थे कि शपथ ले रहे हैं या प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो इनके शपथ का या प्रतिज्ञा का जो फॉर्मेट है इस सूची में रखा गया है, उस सूची में रखा गया है। या कौन कौन सी भाषा है, राष्ट्रीय भाषाओं में आएगा, ये हमारे इस अनुसूची में दिया गया है। तो जो अतिरिक्त विषय लिस्ट हुआ या अतिरिक्त जानकारियां हुई, विषय सूचियां हुई, ये सारी चीजें हम किसमें डालेंगे, अनुसूचियों में डालेंगे। तो आप बोल देना कि अतिरिक्त विषय वस्तु या लिस्टिंग बोल दो, ये सब किसमें डली हुई है, अनुसूचियों में डली हुई है। और जो मूल संविधान बना था, ये मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में हमारे पास 10 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, ठीक है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद। इतने सारे अनुच्छेद, अनगिनत अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स। देखिए अनुच्छेद या आर्टिकल्स यानी कि उसमें विशेष रूप से विशेष सब्जेक्ट से लेके सारे की सारी विधियां दी हुई हैं, सारे के सारे नियमावली दी हैं। अगर मान लो हम पर्टिकुलर राष्ट्रपति को लेते हैं या प्रेसिडेंट को लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए इतने से लेके इतने तक अनुसूचियां बनी हुई हैं। इवन अगर हम पूरे ये आपके पंचायती राज यानी कि स्टेट वाइज अगर हम कोई ले रहे हैं तो उसमें कितने सारे बनेंगे ये भी हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, अच्छा ये जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये जो पहले बन चुका है और उसमें ये एडिंग हो रही है, वर्तमान में चीजें अलग है, तो इसका मतलब देखो सिर्फ इतना है कि कैसे होता है, ये होता है हमारे संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि और शायद हमने लोग जब मूल अधिकार पढ़े तो हम लोग बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तो तो सभी संविधान संशोधन देखे हैं। बट एनीहाउ अगर हम ये देखें तो पहले जब संविधान बना हुआ था, ठीक है, मूल संविधान जो था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे। और वर्तमान में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 448 है, याद रखना 448। ये बताओ कि संविधान देश तो आजाद हुआ तुम्हारा 1947 अगस्त 1947। संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू हमारा 50 में हुआ, 26 जनवरी आपके 1950 में हुआ। लेकिन इस संविधान का जो बनाने का था वो हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब ब्रिटिश शासन था, हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से ब्रिटिश भारत में था, बाकी था जो रियासी राज्य थे उसमें तो राजाओं का शासन था, ठीक है। बाकी कुछ संधियां थी जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिशों के साथ कर दिया गया था, दे दिया गया था। इन होता है डिफरेंट केस। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसीजर था पहले से हमारे पास बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट थे, भारत शासन अधिनियम था, पिट्स एक्ट था, ये सारी चीजें हम लोग के पास ऑलरेडी मौजूद है, वो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट एनीहाउ ये जो संविधान सभा यानी कि संविधान सभा, इस जो संविधान का जो निर्माण करना था, ठीक है, उसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। उस संविधान सभा को 1946 में बनाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उस संविधान सभा के जो, अब देखिए एक डेट हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, 26 नवंबर 1949। याद करिए ये डेट हम ये कह चुके थे कि हमारा संविधान बन चुका था और कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के हमने संविधान पारित कर दिया था, लागू कर दिया था। याद रहे हमने संविधान को अपना लिया था, इस संविधान सभा में बैठकर जो संविधान बनाया गया था उस संविधान को हम लोगों ने अपना लिया था, वो को छोड़ के बाकी सभी चीजों को लागू कर दिया गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, इसको संविधान को, बाकी जितने भी रेस्ट बचे थे पूर्ण रूप से संविधान लागू आपके 1950 को हो गया था, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। कब? आपके 26 जनवरी 1950 को। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 वो हमारी कैसी तिथि है, अधिनियमित तिथि। 26 जनवरी 1950 को हम क्या कह सकते हैं, अधिनियमित तिथि। एक आपकी अंगीकृत तिथि होगी, एक आपकी अधिनियमित। विशेषताओं के बारे में बात करिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये सबसे विशाल, सबसे
विशाल लिखित, क्या है, लिखित है, लिखित संविधान है। यानी कि आप बोलोगे कि हैंड रिटन है, हैंड रिटन है और सबसे लार्ज है, लार्जेस्ट। क्लियर है? दूसरा चीज हम क्या कहेंगे इसको, बताओ दूसरा क्या है। हम इसको ऐसे ही नहीं बना दिए, हम लोग ने बहुत सारे देशों से प्रेरणा ली है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इवन हम आपका जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, क्या है, 19 इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, या सॉरी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नेंस एक्ट, जो कि आपका 1935 है। इसके बहुत सारे प्रावधान, इसकी बहुत सारी विशेषताएं जो है इसमें से ली गई है, बहुत सारे प्रावधान, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रावधान, इसकी बहुत सारी विशेषताएं इससे ली गई है। इवन हम लोगों ने बहुत सारे देशों के संविधान को कंसिडर किया, यूएसए का, आयरलैंड का, कनाडा का, ठीक है, और हमारा जो है आपका यूके, ठीक है, यूके से ये वाला बना था, याद है ना आपके, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपका ब्रिटिश। कठोर भी है और साथ में साथ लचीला भी है, ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है। अगर कोई बोले कि लचीला कैसे है, तो आप कैसे बताओगे कि इसमें कितने सारे संशोधन हो चुके हैं, इसमें कितने सारे संशोधन हो चुके हैं। वहाँ पे 395 अनुसूचियाँ थी, अब यहाँ पे कितनी है, 448 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑल दिस डिफाइंस दैट ये लचीलापन है, इसमें कठोर भी है, क्योंकि इसमें हर चीज के लिए आपको प्रावधान दिया गया है। आप यहाँ से वहां तक हर इंसान का कार्य, हर जो सरकारी दफ्तर है, उन सबके लिए काम के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, और ये नियम कानून पूरे के पूरे क्या है, लिखित है। अब इसमें देखिए कि एकात्मक के साथ साथ संघीय बढ़ा है। अभी आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? हाँ, एकात्मक देखो इसमें क्या कहता है कि एकात्मक भी है, तीसरा वाला क्या था, लचीला कठोर ना, लचीला प्लस कठोर। चौथे नंबर पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एकात्मक है और संघीय भी है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एकात्मक ऐसे, क्योंकि देखिए जो ये आपको बोल देंगे सूचियों के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। कैसी सूचियां हैं हमारे पास राज्य सूची है, हमारे पास केंद्र सूची है, हमारे पास कैसी सूची है, अवशिष्ट सूचियां है, हमारे पास कौन सी सूचियां हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें समवर्ती सूची, जिसमें हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कि हर यहाँ पर संघात्मक सरकार है, प्रांतों के लेवल पर, जो आपके स्टेट लेवल पर है, वहाँ पे अलग किस्म के आप अपना लिस्टों पर कानून बनाए जाते हैं, जो कि आपके विधानमंडल में बनते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर अपनी अलग लिस्टिंग है, अलग अलग विषयों की लिस्टिंग है, और ये लिस्टिंग के लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आपका केंद्र बनाएगा। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें दोनों के बीच में सामंजस्यता चाहिए, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए, जैसे कि हमने एक पूरा का पूरा आप देख लोगे, कभी जाना है पूरा का पूरा वीडियो मौजूद है आपके स्टेट और यूनियन के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर। बट एनी हाउ, तो इसके लिस्ट बने। लेकिन देखिए जब ये आपका संविधान बना था, मूल संविधान बना, तब की तब का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, तब के कंसर्न्स डिफरेंट थे, तब के प्रॉब्लम्स डिफरेंट थे। तो कुछ हो सकता, अब तब तो ये आपके ये नहीं था ना, क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसी समस्या तो नहीं थी। तो अब ये समस्या है, अब ये ऑनलाइन की फ्रॉडिंग होती है, तो इसके लिए कानून बना हुआ। तो जैसे जैसे कुछ आपके एक्स्ट्रा मैटर्स जुड़ते लगते हैं, उन सबको किसमें डाल दिया जाता है, अवशिष्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अवशिष्ट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है, आपका केंद्र बनाता है, ठीक है। तो ये बोला जाता है, इसी वजह से ही बोला जाता है कि एकात्मक की नस्ल की वजह से जो मेन पावर है वो आपके केंद्र के पास है, इससे हम बोलेंगे एकात्मक। और तो ऐसा नहीं है, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर संघीय संविधान व्यवस्था है, क्यों, क्योंकि आर्मी वगैरह इन सबके ऊपर अपनी स्टेट अपना लेती है, बिजली के बिल का जो होता है पावर वाला वो भी स्टेट लेती है, ठीक है। तो ये हमारे है। नेक्स्ट हम देखेंगे संसदीय संप्रभुता। एक तो आप ये लिख लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि आप बोलोगे संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम से आप क्या समझते हो? इसका मतलब ये सिंपल सा है कि यहाँ पर जो मेन आपका पार्लियामेंट रहेगा, जो संसद रहेगा, वो दो भागों में विभाजित रहेगा, पहली चीज, और उन दो भागों में आपस में सामंजस्य रहेगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्ट आपका विधायिका होगा, एक पार्ट आपका कार्यपालिका होगा, ठीक है। विधायिका यानी कि जहाँ पर आप बोलोगे कि विधायिका वो जगह है जहाँ पर आपके कानून बनते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और साथ में जो कानून वो बना देती है, उसको कार्य पे भी तो करना है, उसको एग्जीक्यूशन भी तो करना है, सिर्फ बनने से तो नहीं होगा। तो कार्यपालिका होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो दैट मींस कि इस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक सामंजस्यता होगी, कानून बने और कानून को करवाना, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर कैसे सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट अगर हम केंद्र स्तर पर देखें तो हमारे पास दो हाउसेज होते हैं। कौन कौन से हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस, लोअर हाउस, या आप ये कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस होती है, राज्यसभा हाई अपर हाउस होती है। सबके हम लोग जानते हैं कितने निर्वाचित सदस्य, क्या क्या सदस्य, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो दिस इज वन प्रॉपर्टी। अब देखो एक और प्रॉपर्टी आती है, संसदीय संप्रभुता और आपकी न्यायपालिका, सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता? न्यायपालिका। अब ये कैसे हो गया? संसदीय वाला तो हम देख लिए हैं कि जितने भी मेन कानून बनेंगे, यानी कि हम राष्ट्रपति को, फॉर एग्जांपल हम राष्ट्रपति को क्या देखते हैं, राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन है किसी भी राज्य का प्रेसिडेंट, उसका फर्स्ट सिटीजन होता है। तो इस फर्स्ट सिटीजन से रिलेटेड जितने भी कानून है, हम लोगों ने कितने कानून पढ़े हैं, महाभियोग पढ़ा है, उनकी सैलरी पढ़ा है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो ये सारी 40 चीजें हो गया। या जब भी कोई आपदा विपदा होती है, आपदा विपदा होती है या कोई चुनाव भी होते हैं, तो लास्ट डिसीजन किसके ऊपर छोड़ा जाता है? संसद के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई विल से, इसका मतलब क्या है? संसद के पास क्या है? संप्रभुता जैसी शक्ति है, संप्रभुता जैसी शक्ति है कि नहीं? तो और सर्वोच्चता किसकी? न्यायपालिका की। न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका सिस्टम हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, एससी है, एससी है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है, ये सारी फैमिली कोर्ट वगैरह सारी चीजें हैं। तो दैट मींस कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होकर नए डिसीजंस लेती है, ऑब्वियस सी बात है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताएं पढ़े थे तो हम देखे थे कि स्टे लिया जाता है, स्टे लिया जाता है, जो कानून बन गए अगर वो हमारे संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम उनको बस स्टे लगा देते हैं, उनको लागू नहीं करने देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो न्यायपालिका है वो किसी से बायस्ड नहीं है, वो किसी से बायस नहीं है, वो मुक्त होकर अपना डिसीजन लेती है और वो सर्वोच्च अधिकारी है। इवन कि चुनाव में, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर लगे कभी कि आपका कोई गोल पेच हुआ है या कोई प्रॉब्लम आई है, तो भी क्या क्या भाग है, ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले मैंने बोला मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो कोई भी नागरिक होगा, जिस पॉपुलेशन के ऊपर सरकार राज्य कर रही है, ठीक है, जो नियमावली बना रही है, उन लोगों के अच्छा मौलिक अधिकार नकारात्मक सेंस में होते हैं, ये भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि किसका नकारात्मक है? राज्य का नकारात्मक है। ठीक है, यानी कि जितने भी इसमें स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद बनाए गए हैं, वो राज्य के प्रति नकारात्मक, कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक नागरिक के अधिकारों के बारे में बात किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? कर्तव्य है, कर्तव्य है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स है, यानी कि पढ़ाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, नीति निर्देशक तत्व। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। पढ़ा तो ये नहीं जाता है, लेकिन संविधान की प्रॉपर्टीज को लेके आ जाएगा। ठीक है, अलग से ये डिफाइन नहीं है, बट प्रॉपर्टीज को लेकर आना है। फिर तीसरे नंबर पर देखिए हमारे पास एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अब आप मुझे बताइए, क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था कहाँ पर दो सिटीजनशिप आती है, यानी कि यूएसए में। यूएसए में आप उस पूरे यूएसए का भी रखते हो, प्लस आप वहाँ के जो डिफरेंट रुके हुए हैं लोकल, उसका भी सिटीजनशिप रखते हो। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि मेरे पास राजस्थान की सिटीजनशिप है, ठीक है, हम कहेंगे हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो हमारे पास अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे 26 अप्रैल को होना होगा मताधिकार। हमारे पास वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार। इस बार आप देखना कोयम्बटूर में 60% वोटिंग हुआ है, जो कि लास्ट 20 इयर्स में कभी नहीं हुआ है। ओके, 60% वोटिंग हुई है। मणिपुर में तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है वोटिंग करने के लिए। तो डिफरेंट थिंग्स। फिर हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जब मूल संविधान बना था, इसे ऐड नहीं किया गया था, याद रहे। ये आप बोलोगे कि जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं अलग अलग चीजों पर। यानी कि 3 स्टेजेस गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल लेवल पर। यानी कि हमारे पास केंद्रीय स्तर पर सरकार काम करती है, हमारे पास राज्य स्तर पर सरकारें काम करती हैं, और साथ ही साथ हमारे पास स्थानीय स्तर पर सरकारें काम करती है, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, और जब हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नगर पालिकाएं आती है, नगर पालिकाएं, नगर निगम आते हैं, निगम आते हैं, और साथ में साथ हमारे पास ग्राम पंचायत आती है, पंचायत। तो हम देख सकते हैं कि हम 3 स्टेजेस पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। करंट अफेयर के रूप में पूछ सकते हैं सहकारी समितियां, समितियां यानी कि आप बोलोगे कोऑपरेटिव बॉडीज। ये कब बना था? आप बोला 97 में संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो सहकारी समितियां हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया था? इनको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा या आप बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। साथ ही साथ इनका क्या किया गया? इनको संरक्षण प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया गया। कब ये हुआ? 97 में संविधान संशोधन या 97 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपके 2011 की बात है। किसकी बात है? 2011 की बात है। क्लियर? लिस्ट बना के ये कितने कितने संविधान देशों से संविधान लिया गया था। पहली बात तो अभी देख लिया कि 1935 ब्रिटेन से जो भी मतलब ब्रिटेन का लिया गया, आयरलैंड का लिया गया, यूएसए का लिया गया, कनाडा का लिया गया, फ्रांस का लिया गया। तो ऑल दिस थिंग्स हम लोग पढ़े भी हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया, तो उसको फिर से रिवाइज करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज क्या थे? हमारे संविधान के थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि संविधान के पहले जो जितने सारे एक्ट्स हैं उनका एक रिवीजन करेंगे। ठीक है? जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।